नमस्ते सदावस्तले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। चाइना ने हिमालय पर बढ़ाया फिर से तनाव। भारत के साथ गतिरोध के बीच चीन ने बनाया नया बॉर्डर हाईवे। भारत के स्वदेशी आयरन डोम की बड़ी डिमांड। आर्मीनिया के बाद ब्राजील और मिस्र और फिलीपींस इसे खरीदने को तैयार है। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय तटरक्षक बल के लिए 6 नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल के लिए 1614.89 करोड़ रुपए का अनुबंध साइन किया। टाटा बोइंग एरोस्पेस लिमिटेड ने AS-64 अपाचे हेलीकॉप्टर के 250वें फ्यूजलाज की आपूर्ति की, जिसे की स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी हैदराबाद में बनाया गया है। दोस्तों, श्रीलंका ने चाइना के द्वारा दोबारा से अपने रिसर्च वेसल को भेजने का जो आग्रह था उसे कैंसिल कर दिया और कहा कि 1 साल तक कोई भी विदेशी रिसर्च वेसल हम अलाउ नहीं करेंगे। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने एक रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी किया है फूफा प्रोग्राम के लोड जनरेशन, एरोलास्टिक एंड एरो सर्वोइलास्टिक स्टडीज के लिए। कहा जा रहा है कि ये फाइनल कॉन्फ़िगरेशन होगा जिसमें कि इंटरनल वेपन बे होगा। भारतीय वायुसेना ने आज अपने इन हाउस विकसित समर सैम सिस्टम के पहले बैच को शामिल किया। समर 12 किलोमीटर की अधिकतम मारक क्षमता के साथ कम उड़ान वाले हवाई लक्ष्यों के खिलाफ एक हवाई सुरक्षा प्रदान करता है और भारतीय वायुसेना के पहले बैच में 5 समर यूनिटें होंगी। डेक आधारित मल्टी रोल हेलीकॉप्टर को लेकर भारतीय नौसेना प्रमुख ने कहा कि ये जो प्रोग्राम है वो भारतीय वायुसेना के साथ ही आगे बढ़ेगा। भारतीय नौसेना और इंडियन नेवी वेरिएंट का डिजाइन और विकास जरूरत के हिसाब से HAL के द्वारा किया जाएगा। बढ़ते पहले डिफेंस अपडेट की तरफ। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने 3rd जनरेशन के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल अमोगा 3 का अनावरण 2020 में किया था, जो कि देश की जमीन आधारित एंटी आर्मर क्षमताओं में गेम चेंजर होगी। ये दागो और भूल जाओ हथियार है। वर्तमान में सेना इसके परीक्षण कर रही है, जो कि भारत की जमीनी सेना की कवच रोधी क्षमताओं को महत्वपूर्ण रूप से मजबूत करेगा। अमोगा 3 में डुअल मोड सीकर है, जो कि इमेजिंग, इंफ्रारेड और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल क्षमताओं को जोड़ता है। यह मिसाइल हर मौसम और दिन और रात में ऑपरेट की जा सकती है, जिससे कि चुनौतीपूर्ण वातावरण में सटीक निशाना लगाना सुनिश्चित होता है और ऑपरेटर इसे टॉप अटैक और डायरेक्ट अटैक मोड में इस्तेमाल कर सकता है। अमोगा 3 अपने टेंडम वॉरहेड के साथ एक शक्तिशाली पंच पैक करता है, जिसे कि मॉडर्न टैंक पर इस्तेमाल किए जाने वाले एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर को भी पेनिट्रेट करने के लिए डिजाइन किया गया है। और एक कंप्लीट अमोगा 3 सिस्टम हल्की और पोर्टेबल है, जिसमें कि मिसाइल लॉन्च स्टेबिलिटी के लिए ट्राइपॉड और कमांड लॉन्च यूनिट है रिमोट ऑपरेशन क्षमता के साथ। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, चीन लगातार हिमालयी क्षेत्र में तनाव बढ़ाने वाले काम कर रहा है। दोस्तों, चाइना ने सीमा पर तनाव बढ़ाते हुए अपनी सैन्य उपस्थिति को मजबूत करने के उद्देश्य से एक रणनीतिक नए हाईवे का काम पूरा कर लिया है और ये हाईवे G216 है, जो कि भारत के लद्दाख क्षेत्र में LAC से काफी करीब है, जो कि संघर्ष की स्थिति में पीपल लिबरेशन आर्मी को सेना और उपकरणों की तैनात की क्षमताओं को काफी बढ़ा देगा। इससे पहले दोस्तों, चाइना के पास एकमात्र घुमावदार रास्ता G219 था, जिस पर उसकी निर्भरता थी। अब इस निर्भरता को खत्म करते हुए उसने इस नए राजमार्ग का काम पूरा कर लिया है। 2022 में G216 की कल्पना की गई थी, जिसमें कि ये सिंजियांग और तिब्बत को जोड़ने वाला एक रणनीतिक नेटवर्क का हिस्सा होगा। भारतीय सीमा में इसकी निकटता एक चिंता का विषय बनी हुई है और भारत इसके लिए आपत्ति जरूर दर्ज करा सकता है। इससे साफ तौर पर पता चलता है कि चाइना सीमा पर और जटिलताएं पैदा कर रहा है। चीन अपने G216 को पूरी तरीके से आर्थिक और विकासात्मक मानता है, लेकिन इसका इस्तेमाल वो सैन्य रूप से करेगा, इसको लेकर भारत की भी टेंशन बन चुकी है। भारत साफ तौर पर हिमालय सीमा पर किसी भी बदलाव से सावधान रहता है और इन स्थितियों पर भारत की बारीकी से नजर बनी हुई है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय वायुसेना को रशिया और यूक्रेन युद्ध और उसके बाद रशिया पर पश्चिमी प्रतिबंधों के वजह से जो 260 सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स हैं, उन्हें बनाए रखने में महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि प्रतिबंधों की वजह से महत्वपूर्ण पुर्जे यानी कि स्पेयर और जो प्रणालियां हैं उसकी सप्लाई चेन बाधित हो गई है, जिससे कि भारतीय वायुसेना को अब एक अल्टरनेट ऑप्शन की तरफ बढ़ना पड़ रहा है। हालांकि दोस्तों, भारतीय वायुसेना ने अतीत में एक लॉन्ग टर्म स्पेयर स्टोरेज पॉलिसी अपनाई थी, जिसने फिलहाल तो कुछ मदद कर रखी है भारतीय वायुसेना के इन विमानों की, लेकिन सप्लाई चेन में प्रॉब्लम होने की वजह से जिससे कि भारतीय वायुसेना की जो ऑपरेशनल रेडीनेस है वो फिलहाल बनी हुई है। आपको बता दें कि इंडियन एयरफोर्स महत्वपूर्ण पुर्जों के लिए HAL पर निर्भर है। इसके अतिरिक्त जो कुछ कंपोनेंट्स है वो अभी भी रशिया से सीधे खरीदे जाते हैं और लंबे समय तक सप्लाई चेन में व्यवधान का आना एक बड़ा जोखिम बन सकता है भारतीय वायुसेना के लिए। इसीलिए इंडियन एयरफोर्स और HAL जो इंपोर्टेड हिस्से हैं जिन्हें हम रशिया से लेते हैं, उन्हें देश में बनाने के लिए निजी कंपनियों के साथ बातचीत कर रहे हैं, जिसका सबसे पहला उद्देश्य यह है कि रशिया पर निर्भरता को कम करना और सुखोई 30 MKI के लिए लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी यानी कि स्थिरता सुनिश्चित करना है। हालांकि इंडियन एयरफोर्स को इस बात की भी उम्मीद है कि यूक्रेन का युद्ध ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलेगा और रशिया की तरफ से जो आपूर्ति की जानी है वो फिर से शुरू हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, इन चीजों को देखते हुए भारतीय वायुसेना ने अपने इन फाइटर जेट्स की पुर्जों को प्राथमिकता दी है और कुछ यूनिटों को अस्थायी रूप से ग्राउंड करने का फैसला भी किया है। और ये जो ग्राउंडेड यूनिट्स होंगी सुखोई 30 MKI की, वो
हमारे SU-30 अपग्रेड प्रोग्राम के लिए प्रशिक्षण और तैयारियों के काम आएगी। यहाँ पर दोस्तों SU-30 अपग्रेड प्रोग्राम भारत का रशिया पर निर्भरता कम करने के लिए ही एक महत्वपूर्ण प्रोग्राम है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य वर्तमान में 51 जो प्रमुख कंपोनेंट्स और प्रणालियां हैं उन्हें देश में ही बनाया जाएगा और भारत का ये रणनीतिक कदम न केवल सुखोई 30 MKI की क्षमता को बढ़ाएगा बल्कि रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता को भी बढ़ाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों रक्षा मंत्रालय ने भारतीय तटरक्षक बल के लिए 6 नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल की खरीद के लिए मझगांव डॉकयार्ड शिप बिल्डर लिमिटेड के साथ 1614.89 करोड़ रुपए का अनुबंध साइन किया और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बाय इंडियन कैटेगरी के तहत है। खरीदे जाने वाले ये जो 6 जहाज हैं इनमें से 4 मौजूदा पुराने ऑफशोर पेट्रोल वेसल की जगह लेंगे और बाकी अन्य जो 2 नए बेड़े होंगे वो इंडियन कोस्ट गार्ड की। आपको बता दें कि ये जो नए ऑफशोर पेट्रोल वेसल होंगे वो काफी अत्याधुनिक होंगे। इनका इस्तेमाल मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए तो किया ही जाएगा, इसके अलावा इनका इस्तेमाल सर्विलांस, लॉ इन्फोर्समेंट, सर्च एंड रेस्क्यू, मैरीटाइम पॉल्यूशन रिस्पांस और अन्य दूसरे कामों में भी किया जा सकता है। इनमें कई हाईटेक एडवांस फीचर्स और इक्विपमेंट्स लगे होंगे और ये 115 मीटर की ओपीवीज होंगी जिनमें की मल्टीपर्पज ड्रोन्स, एआई क्षमता, वायरलेस कंट्रोल रिमोट वाटर रेस्क्यू क्राफ्ट, लाइफ बॉय आदि से ये लैस होंगे। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। जी बिजनेस की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के रक्षा निर्यात को एक महत्वपूर्ण बढ़ावा मिला है। आर्मीनिया ने भारत डायनेमिक्स लिमिटेड से आकाश एयर डिफेंस सिस्टम और 15 एड सिस्टम हासिल करने का सौदा किया और ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट समझौता है जिसका मूल्य 5 से 6 हजार करोड़ रुपए के बीच होने का अनुमान है। आकाश एयर डिफेंस सिस्टम आप सब जानते हैं कि एक मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है जिसे कि डीआरडीओ ने तैयार किया है और ये 25 किलोमीटर की दूरी और 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर हवाई लक्ष्यों पर हमला कर सकती है। ये प्रणाली एक साथ कई लक्ष्यों को ट्रैक और नष्ट कर सकती है जिससे कि यह हवाई खतरों के खिलाफ एक मजबूत ढाल बन जाती है। जियोपॉलिटिक्स सिचुएशन को देखते हुए आर्मीनिया की वायु रक्षा क्षमताओं को भारत का आकाश एयर डिफेंस सिस्टम काफी मजबूत करेगा। आर्मीनिया ने आकाश एयर डिफेंस और एएडी सिस्टम की जो डिलीवरी और तैनात की है वो अगले 4 से 5 सालों में होगी और ये जो एड सिस्टम है यानी कि एडवांस एयर डिफेंस मिसाइल, ये मल्टीपल बैलिस्टिक मिसाइल्स को एंगेज कर सकती है 1500 किलोमीटर की रेंज में। आपको बता दें कि आर्मीनिया के बाद अब ओमान, ब्राजील, मिस्र और फिलीपींस भारत के स्वदेशी आयरन डोम को खरीदने के लिए बातचीत कर रहे हैं। यही इसके अलावा भारत दोस्तों आकाश एनजी तैयार कर रहा है जो कि डुअल पल्स सॉलिड रॉकेट मोटर से संचालित होगा। इसकी रेंज 40 से 80 किलोमीटर के बीच होगी और ये एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे मल्टी फंक्शनल रडार से लैस होगा जो एक साथ दुश्मनों के विमानों और मिसाइलों को खत्म कर सकता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों तेजस मार्क 2 प्रोग्राम के लिए चिक्स और फिक्चर्स 2024 के मध्य में तैयार हो जाएंगे और साथ ही अब तेजस मार्क 2 फाइटर जेट प्रोग्राम के लिए 3D मॉडल बेस डेफिनेशन अप्रोच इस्तेमाल की गई है ताकि इसका जो स्ट्रक्चरल डिजाइन है वो तैयार किया जा सके और साथ ही मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी शुरू हो सके और ये पुराने 2D पेपर ड्राइंग्स हैं उनकी जगह भी लेगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों भारतीय नौसेना आप सब जानते हैं कि अपना एक सीक्रेट नौसैनिक अड्डा बना रही है जहां पर परमाणु पनडुब्बियां रखी जाएंगी और ईस्टर्न नेवल कमांड इसको ऑपरेट करेगी और इसका हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम है। आईएनएस वर्षा ये भारतीय नौसेना का नेवल अल्टरनेटिव ऑपरेशन बेस होगा और इसका काम अगले साल तक पूरा होना था। लेकिन दोस्तों कुछ खबरें ये भी आ रही है कि जिस प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया था वो इसकी डेडलाइंस को पूरा नहीं कर पाया और कई बार उसने इसकी डेडलाइन मिस की है। भारत ने इसके पहले चरण के तहत कई सुरंगों को तैयार किया है और इन सुरंगों के अंदर दोस्तों कम से कम 12 परमाणु संचालित बैलिस्टिक सबमरीन्स और असॉल्ट सबमरीन्स आ सकती हैं। बेस का ऊपरी हिस्सा पहाड़ी पर है जहां पर जंगल है और ये करीबन 670 हेक्टेयर में फैला हुआ है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों अमेरिका 2040 तक कम से कम 24 GPI यानी कि ग्लाइड फेज इंटरसेप्टर को शामिल कर लेगा ताकि वो रशिया और चीन पर बढ़त हासिल कर सके हाइपरसोनिक इंटरसेप्टर के मामले में। दरअसल दोस्तों ये जो ग्लाइड फेज इंटरसेप्टर यानी कि GPI होगा वो हाइपरसोनिक मिसाइलों को ग्लाइड फेज ऑफ फ्लाइट में ही रोकने में सक्षम होगा और 2030 में GPI की कुछ संख्या अमेरिका शामिल कर लेगा। डिफेंस न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका कम से कम शुरुआत में 12 ग्लाइड फेज इंटरसेप्टर को वितरित और तैनात करेगा। इसके अलावा परीक्षणों के माध्यम से यह भी प्रदर्शित करेगा कि इंटरसेप्टर वास्तव में हाइपरसोनिक हथियारों का मुकाबला कर सकती हैं और उन्हें हरा सकती हैं और 2040 में पेंटागन 24 GPI रखेगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों भारत के नौसेना अध्यक्ष एडमिरल आर हरिकुमार जी का मानना है कि देश को ब्लू वाटर नेवी के अनुरूप 3 एयरक्राफ्ट कैरियर की आवश्यकता है
और इसमें कोई संदेह नहीं है कि एयरक्राफ्ट कैरियर नौसेना की ऑपरेशनल क्षमताओं को बढ़ाएगा और नौसेना को हिंद महासागर क्षेत्र में बदलती हुई जियोपॉलिटिक्स की पृष्ठभूमि के खिलाफ 3 एयरक्राफ्ट कैरियर की आवश्यकता होगी। साथ ही एडमिरल ने कहा कि तीनों एयरक्राफ्ट कैरियर हमारे संभावित विरोधियों को कई दुस्साहस से रोकने और हमारे संचालन के क्षेत्र में विश्वसनीय प्रतिरोध स्थापित करने के लिए भारतीय नौसेना को जरूरी हथियारों से लैस करेंगे। इसके अलावा भारतीय नौसेना ने तीनों सशस्त्र बलों के बीच अंतरिक्ष आधारित संचार का भी बीड़ा उठाया। एडमिरल आर हरिकुमार जी ने बताया कि भारतीय नौसेना ने साइबर क्षेत्र में चुनौतियों से निपटने के लिए घरेलू क्षमता भी विकसित कर ली है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन की सेना को लगभग 5 लाख लोगों की जरूरत है। दरअसल दोस्तों, ये बात जेलेंस्की की तब सामने आई है जब यूरोपीय यूनियन और अमेरिका ने यूक्रेन की सहायता से हाथ पीछे खींच लिए हैं और उसकी आर्थिक मदद रोकी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा कि उनके सामने सैनिकों की कमी का एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया, लेकिन भर्ती एक संवेदनशील मुद्दा भी है, इसीलिए वो कम से कम 5 लाख लोगों को भर्ती करना चाहते हैं। आपको बता दें कि यूक्रेन में आम लोग एक छोटी ट्रेनिंग के बाद सेना में शामिल होने का फैसला ले सकते हैं। तो ये थे फिलहाल अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब है, आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।